नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2000 पेपर के सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। इफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैव फिजिबल सॉल्यूशन देन इट इज आल्सो हैज ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। तो सबसे पहले तो क्या है, यदि किसी रेखिक प्रोग्राम समस्या का सुसंगत हल विद्यमान हो तो उसका एक आधारी सुसंगत हल भी होगा। तो सुसंगत हल है, फिजिबल सॉल्यूशन है। फिजिबल सॉल्यूशन है, मान लो ये कोई एलपीपी है, ये मान लो कि हमने क्या किया, इस टाइप से कोई फिजिबल सॉल्यूशन हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसका एक आधारी सुसंगत हल भी होगा। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना, ये कॉर्नर पॉइंट, इनके कोरस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिलते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलते हैं, आधारी सुसंगत हल भी मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर फिजिबल सॉल्यूशन है, अगर इस टाइप से डायग्राम बन रहा है तो कॉर्नर पॉइंट भी मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे तो उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। दूसरा क्या कहते हैं, रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या के केवल परिमित संख्या में सुसंगत हल विद्यमान होते हैं। तो ये जो हमें जो बहुभुज मिला, पोलोगन मिला या चतुर्भुज मिला, हम कह सकते हैं क्वाड्रेटल मिला है, इस क्वाड्रेटल में हम देखेंगे तो प्रत्येक पॉइंट इसका क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। और अगर इनको काउंट करेंगे तो इनकी संख्या क्या होगी, फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट होगी। तो इनके सुसंगत हलों की संख्या है वो इनफाइनाइट होती है। तो रेखिक प्रोग्राम समस्या के केवल परिमित संख्या में अभी प्राप्त हो सकते हैं, अपरिमित भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ये सॉल्यूशन इसमें अपरिमित है, इनफाइनाइट, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे परिमित संख्या में कब होंगे, जब आपका सिर्फ एक ही पॉइंट मिले। मान लो फिजिबल सॉल्यूशन में आपका सिर्फ एक ही पॉइंट मिले सॉल्यूशन में, और अगर एक ही पॉइंट सॉल्यूशन मिले तो मान लो कि इस टाइप से हम कोई रखे हैं और जो रीजन इधर वगैरह कर करा के लास्ट में फाइनली अगर ये एक ही पॉइंट मिलता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ क्या मिल सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम जो एलपीपी सोल्व करते हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इन दोनों में केवल फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली फर्स्ट क्या है, करेक्ट। ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों में अंतर क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दोनों में अंतर है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन की बात करें तो उसकी चर्चा करेंगे। यदि J0x बेसल फलन हो तो इसका मान कितना होगा। तो देखो, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें, किसकी, J0AX की बात करें, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये 0 to ∞ e की पावर माइनस पी एक्स एक्स इंटू J0AX है। अगर इसकी बात करें तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है p/√p² प्लस a² की पावर 3/2, ये वैल्यू होती है। और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी लेनी है, यहाँ पे इससे हम कंपेरिजन करें तो a तो होगा 4 और p होगा 3। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, p की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 3 और p² प्लस a²। अब 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है 5 और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। या यहाँ वैल्यू रख के सोल्व कर लो, p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 की पावर 3/2 है। इसका मतलब पहले रूट लेना है, पावर 1/2 करनी है, रूट लेना है, फिर पावर क्यूब करनी है। तो इसका मतलब 3 और ये 9 16 25, 25 का रूट 5 और 5 का क्यूब कितना होगा 125। तो अपना जो आंसर है, फाइनल आंसर वो कितना हो जाएगा, 5/125, 5/125 अपना 5 नहीं सर 3, 3/125, 3/125, ऊपर 3 है, ये 5 की क्यूब है, तो 3/125 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसल क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म और बेसल फंक्शन का मिक्स क्वेश्चन मान के चलो। यदि तीन बिंदु जिनके स्थिति सदिश क्रम से ये है संरेखीय है तो ए का मान क्या होगा। तो देखो, क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं किस हिसाब से करता हूँ वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 60i है, 40i है और आई कैप का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे 3j दे रखा है, 8j दे रखा है माइनस का, और माइनस का 52j दे रखा है। तो हम j की बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो j में अगर 3j की बात करें, 3j है, फिर -8j है और फिर माइनस का 52j। ठीक है, ऐसा हम करना चाह रहे हैं। और अगर i की बात करें तो 60i है और 40i। ठीक है, तो यहाँ देखो j में यहाँ कमी हो रही है, j का कोफिशिएंट है पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे तो j का कोफिशिएंट और कम हो गया, और उसमें डिक्रीमेंट हो गया, मतलब उसमें और कमी हो गई। और यहाँ पे हम देखें तो i का कोफिशिएंट 60 था, i का कोफिशिएंट 40 हो गया, 60 से 40 आ गया कोफिशिएंट, गुणांक में कमी हो गई। और 40 से कम होता होता अब और कम हो जाएगा। अब 40 से कम गुणांक कौन सा है, ये 40 है, ये 100 है, ये 160 है,
तो यही बचा, ये आंसर आएगा, -40 आएगा। ठीक है, मेथड से सोल्व करो तो भी -40 आएगा। तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आप थोड़ा और मान लो, हम जैसे यहाँ से हम देखें कितनी कमी हो रही, तो आप देखोगे ये 3J था -8J हो गया, तो 11 की कमी हो गई, और 11 की कमी कर दो तो 11 8 19 19J हो गया। हम क्या कर रहे हैं, 11J घटा रहे हैं, हर बार 11J घटा रहे हैं, तो इसमें से 11J घटाया तो ये आया, इसमें से 11J घटाया तो ये आ गया, इसमें से 11J सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30J, इसमें से 11J और सब्ट्रैक्ट करें तो -41J, इसमें से 11J और सब्ट्रैक्ट करें तो 52J, इस टाइप से आया। अब जैसे इसमें जिस प्रकार से घटते रहे वैसे वैसे घटते रहेंगे, तो इसी टाइप से इसमें घटते रहेंगे। जैसे 60 आई है तो 40 आ गया, 20 आई घटा दिया, 20 आई और घटा दो तो ये 20 आई आ गया, और 20 आई घटा दो तो 0 आई आ गया, और 20 आई घटा दो तो -20 आई आ गया, और 20 आई घटा दो तो -40 आई कैप। तो आंसर हो गया -40 आई कैप। और पूछा क्या है, ए आई कैप पूछा है, तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -40, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया, -40। तो मेथड से भी कर सकते हो, मेथड से भी कोई हार्ड नहीं है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। कोई कहे कि कैसा क्वेश्चन है तो हम कहेंगे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने देखा है तो ये रिजल्ट तो वैसे अगर किसी को याद नहीं है तो भी प्रूफ कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन देते टाइम जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो भी बताते हैं कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस ये अंतर का ध्यान रखना है। तो वैसे तो ये नॉर्मली है कि ये ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, और यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ जाएगा ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, और कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये मुझे लगा ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर, बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर, और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर और बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, इस टाइप से होना चाहिए। या इसको हम और कहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए सदिश का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ऐसा होता है। इसको हम कहें तो ये किसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी जो वैल्यू है वो 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर का मतलब 4 इंटू हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 इंटू ए का मैग्नीट्यूड तो 4 है, बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू मैग्नीट्यूड बी कितना हो गया, तो यहाँ पे अगर 4 इंटू 3 होगा तभी तो 12 का स्क्वायर बनेगा, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे करना कैसे है, इसको आप जब लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 144, दोनों तरफ रूट ले लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 12 है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉसिबल नहीं है इसलिए नेगेटिव साइन लेंगे नहीं, और ए का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है तो 4 इंटू मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 12, और इसको हमने और सोल्व किया तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, बी का मैग्नीट्यूड 12/4 यानी 3, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकाय ax = b, x > 0 के सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय। देखो ax प्लस b का मतलब क्या होता है, ax प्लस b का मतलब होता है कि ये जो है वो एलपीपी की बात चल रही है, लीनियर रिलेशन की बात चल रही है। ठीक है, लीनियर की बात चल रही है, यहाँ पे x की घात कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, कोई भी वेरिएबल है, y है, z है, जो भी वेरिएबल उन सब की पावर 1 मिलेगी। हम एलपीपी की बात करें तो एलपीपी में अगर ax प्लस b x > 0 के सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय के चरम बिंदुओं की संख्या देखें, तो जब एलपीपी की बात हो रही है ना, एलपीपी यहाँ पे एलपीपी दे दिया तो उसकी संख्या हमेशा कैसी होगी, परिमित होगी। अगर ये एलपीपी नहीं होती तो अपरिमित भी हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे चरम बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, परिमित होती है। क्लियर है, तो अगर एलपीपी होगी और एलपीपी को जब भी हम कॉन्वेक्स सेट बनाएंगे तो उसके जो कॉर्नर पॉइंट मान लो एक तरह से, चरम बिंदुओं की संख्या क्या होगी, वो हमेशा फाइनाइट होगी। ये है, तो फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन है ना, अगर कोई कहे कि जैसे पहले से क्वेश्चन नहीं सोल्व किया हुआ तो मैं कहूँगा एज ए स्टूडेंट ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर जिस बच्चे का माइंड क्लिक कर गया तो जैसे ये जो फंक्शन है इसमें रखा है 16 - x² - y², 16 - x² - y²। अब यहाँ से क्या किया, 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है, 3 वेरिएबल की प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है तो आप उस कंडीशन की सहायता से उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 16 - x² माइनस यहाँ से y की वैल्यू हटाई क्या लिख सकते हो आप, 6 - x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। तो जिसने ऐसा लिख दिया तो फिर तो ये प्रॉब्लम इजी में कन्वर्ट होगी। जिसने लंगराज मेथड के अंदर चला गया तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हार्ड होगी, हो सकता है उसने फिर पहले राउंड में हाथ लगाया नहीं हो, दूसरे राउंड में टाइम मिला नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा है। तो अगर आप इस टाइप से सोच पाए तो फिर ये इजी क्वेश्चन है, नहीं सोच पाए तो फिर ये हार्ड क्वेश्चन है।
तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 2 का स्क्वायर कितना देगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये प्लस का 3x, इस टाइप से सोल्व किया। अब आप इनको अलग अलग करके भी मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यू निकल गई तो उससे वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी और एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए तो फिर उनका उच्चिष्ट मान ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप सोल्व करके भी सोल्व कर सकते हो और डिफरेंशिएशन कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा एक बार लिख देता हूँ, 16 में से 9 घटाया तो 7, ये अगर आप इन दोनों को एक साथ करोगे तो ये चीज़ें माइनस में सारा सही कर रखा है क्या, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम सोल्व करें तो माइनस का 5x स्क्वायर अपॉन 4 है, एलसीएम लेके इनको एक्स स्क्वायर के दोनों एक साथ कर दिया और ये 3x हो गया। इसका डिफरेंस करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अगर आएंगे तो उस 4 से कैंसिल हो तो माइनस का 5/2x और प्लस 3। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स ना बोल कर एफ डैश, हाँ अब तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया तो एक्स लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स को क्या लिखोगे, 0 माइनस 5 इंटू 2x/4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 3। इसको सोल्व किया तो कितना जाएगा, इसको 0 को बराबर कर देंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो सोल्व किया तो जाएगा माइनस का 5x/2 बराबर माइनस का 3। दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस कैंसिल, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 और ये 5 अपॉन में जाए तो x और 6/5, एक्स वैल्यू 6/5 आ गई। अब x प्लस 2y क्या दे रखा है, x प्लस 2y 6 दे रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू आप 6/5 पुट कर दोगे तो फिर y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 6/5 और इसको सोल्व किया तो 2y इक्वल्स टू ये 30 30 30 माइनस 6 24/5 और इसको सोल्व किया तो y इक्वल्स टू दोनों तरफ 2 से कैंसिल कर दिया तो 12/5, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी है उचिष्ट वैल्यू एफ एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 6/5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा तो 16 माइनस 36/25 माइनस का 144/25 और हम 25 एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे पहले थोड़ा सोल्व कर लो तो ये जल्दी ठीक रहेगा। इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व किया तो 144 और 36 180, 180 में 25 का भाग दे दिया, दोनों को 5 से कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दोगे तो 5 दिए 15, 36 5 180, 5 यहाँ से कैंसिल कर दिया, इसको और सोल्व किया तो 80 माइनस, एक साथ भी एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, मुझे जो बेटर लगा उस हिसाब से सोल्व कर लिया मैंने, तो ये हो गया 44/5। तो आपकी जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 44/5। और वैसे आपको पता है जब ये सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो हमें चेक नहीं करना, इसलिए मैं सेकंड डेरिवेटिव पे जा रहा नहीं हूँ। कंपटीशन के हिसाब से बताया है कि किस हिसाब से करना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा इसलिए हो गया कि बच्चों ने वहाँ पे जाते ही जैसे कंडीशन दिखती है तो हम क्या करते हैं, लंगराज मेथड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो वो उसके कारण थोड़ा सा, अब ये टीसीएम का क्वेश्चन है, वैसे देखें तो भाई ना एनए में जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनर ने बहुत शानदार उनमें क्या चेंज किया है, अप्रोच बनाई है। हम ये मान सकते हैं कि जो भी पेपर सेट रहा है उसका एनए सब्जेक्ट काफ़ी फेवरेट रहा है। ठीक है, ऑल ओवर मेरे को ना पेपर सेट रहना बहुत अच्छा लगा कि ऐसा पेपर सेट होना चाहिए, वो शानदार है। तो अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं भी इतना शायद अच्छा शानदार पेपर सेट नहीं कर पाता जितना उन्होंने किया है, तो काबिल तारीफ है। तो पुनरावर्ती सूत्र में क्या दे रखा है, पुनरावर्ती सूत्र में हम क्या करते हैं, एक्स और 5x लेते हैं, तो इन्होंने एक्स और क्या दे रखा है। अब जैसे एक्स और एक्स देखते हैं तो क्या होता है कि ऐसे सोचते हैं कि एक्स एक्स काट दिया, वो न करके आपको दिमाग में एक्स और 5x अगर आ गया तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। एक्स और 5x आ गया तो 5x, इन्होंने क्या दे रखा है एक्स बराबर, इन्होंने दे रखा है एक्स और बी, एक्स प्लस बी इंटू एक्स क्यू स्क्वायर माइनस 3। अब इतना अगर ये लाइन जिसने पहले लिख दी उसने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, जिसकी पहली लाइन क्लिक नहीं हुई, पहले ये क्लिक हो गया कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है या कुछ और मिस्टेक है या ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पढ़ावा नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले 5x समझ में आ गया, 5x अगर समझ में आ गया कि ये 5x है तो कंडीशन क्या होती है, 5-x चाहिए उसमें, तो हम 5-x निकालेंगे। तो 5-x में क्या होता है, 1 प्लस बी इंटू एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर दिया 2x माइनस 0, ये 5-x है, इसको आप और सोल्व करके लिख सकते हो 1 प्लस 2bx। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि 5 और जिसके प्रतिवेश में
अगर ये इसका सन्निकटन है तो फाइव डैश ए है वो लेस देन क्या होना चाहिए, तो फाइव डैश ए का जो मॉडुलस है, फाइव डैश ए का जो मॉडुलस है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और फाइव डैश एक्स ये है तो फाइव डैश ए कितना हो जाएगा, 1 + 2ba का मॉडुलस है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ यहाँ पे क्या नहीं है, मॉडुलस अगर y लेस देन 1 है, अगर ऐसा दिया तो उसको हम लिखते हैं -1 से बड़ा y है लेस देन 1 है। अब उसी कंडीशन को हम यहाँ पे सोल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे -1 से बड़ा है 1 + 2ab और उससे बड़ा है +1। ये इसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं, कंडीशन बी के लिए चाहिए तो एक बार इसको इसके साथ सोल्व करके बी के लिए कंडीशन निकालेंगे और इसको सोल्व करके निकालेंगे। लेकिन पहले तो मैं सबसे 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सबसे 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2ab, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 0। ठीक है, फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 2a से डिवाइड करना चाह रहे हैं, 2a से डिवाइड करना चाह रहे हैं और a कैसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, a पॉजिटिव दे रखा है तो हम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होता ही नहीं है, इसलिए 2a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो जाएगा -1/a लेस देन b, और यहाँ पे 2a से डिवाइड करेंगे तो जीरो में से, तो जीरो में अगर जीरो को छोड़ के किसी भी राशि का भाग दोगे तो वो जीरो ही रहेगा, तो ये b पे कंडीशन आ गई। इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, तो b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1/a, 0 इस इंटरवल के अंदर अपना ये है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो इंटरवल है वो अपना क्या सही है। तो कोई कहे इस पेपर में सबसे शानदार क्वेश्चनों में से, तो मैं कहूँगा ये T7 का क्वेश्चन है वो शानदार क्वेश्चन है। तो कई बार आप ऐसी चीज़ें पढ़ाते नहीं हो, पॉसिबल भी नहीं है, एक एक चीज़ें ऐसे नए नए क्वेश्चन है ना, मेरे तो कभी सामने आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने देखा मेरे किसी स्टूडेंट ने कर रखा था इस क्वेश्चन को, तो मैंने पेपर उसका देखा, तो इसका मतलब ना आपके एग्जाम के टाइम आपकी अप्रोच है ना वो आपकी कितनी शानदार रहती है, वो आपको रैंक के पास ले जाती है। और अगर आप थोड़ा बहुत गड़बड़ा भी करते हो तो सिलेक्शन तो पक्का हो जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके टीचर ने आपको क्लास में ये क्वेश्चन नहीं करवाया, आपने पहली बार ऐसा क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, बहुत शानदार, काबिल तारीफ है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने खूब क्लास में डायरेक्ट भी बताया, समझाया भी है, मतलब रिजल्ट भी याद करवाया है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने टेस्ट में भी 3-4 बार दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन में भी। मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ उसमें ये 3-5-7 को तो पक्का लगता हूँ, ताकि ना रिजल्ट दिमाग में रहे। तो 3-5-7 का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको पता है कि एक अगर क्वांटिटी पी है, दूसरा क्यू है और एक है p² + q² + pq। अगर ए का मैग्नीट्यूड p है, बी का मैग्नीट्यूड q है और सी का मैग्नीट्यूड है वो p² + q² + pq है। ये मेरा क्लास में रिजल्ट लिखवाया हुआ है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, डायरेक्ट बताया हुआ है, इससे ज़्यादा और। तो अगर आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसका कॉन्सेप्ट आप समझा देते हो, उसको आप डायरेक्ट बता देते हो, उसको आप है ना टेस्ट में दे देते हो, तो उसके बाद में उस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। तो ये जो क्वेश्चन होता है जब ऐसा रिजल्ट है तो ए की जगह अगर आप 3 लोगे, बी का मैग्नीट्यूड आप 5 लोगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 3 × 5 15। इसको आप जब सोल्व करते हो तो कितना जाएगा, सॉरी रूट p² + q² + pq। इसको जब आप सोल्व करते हो तो फिर उसकी जो वैल्यू है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर = 0 वेक्टर एंड a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड 3 5 7 है, देन एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इस कितना होगा। एक तो ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल जेपी मैथ सॉल्यूशंस पे मिल जाएगा। दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि ये ऐसे क्वेश्चन है ना आपके, मतलब ये मान लो कि 10 सेकंड भी नहीं टिकने चाहिए। कारण क्या है, जैसे ए और बी के बीच एंगल, तो जिसको पहली बात तो ये क्वेश्चन सबको मेथड से आना चाहिए। दूसरा अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट रिजल्ट से भी करवाया, क्लास में मेथड से भी करवाया, मैंने टेस्ट में भी दिया है, ऑनलाइन टेस्ट में भी मैंने 3 5 7 लेकर पोलर इक्वेशन का जो कुछ टेस्ट है उसमें क्वेश्चन दिया है। तो 3 5 7 है ना, वो डेटा है, वो काफ़ी फेमस डेटा है और काफ़ी फेमस डेटा है, इसलिए उसका आपको पता होना चाहिए। तो अगर किसी का ए का मैग्नीट्यूड है और वो मान लो पी है, और बी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, क्यू है, और सी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, अगर √p² + q² + pq है। मैं कह सकता हूँ अगर p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 5 है, तो ये होगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 3 × 5, और ये √49 होगा, √49 कितना है 7 होगा।
अगर ऐसा होता है ए का मैग्नीट्यूड पी है, बी का मैग्नीट्यूड क्यू है और सी का मैग्नीट्यूड ऐसा है, तो ए और बी के जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ है, देखा हुआ, तो आप इसको 10 सेकंड में कंप्लीट कर दोगे। नहीं पढ़ा हुआ तो फिर कैसे करोगे, तो फिर मेथड से चलना पड़ेगा। ए और बी के बीच में एंगल पूछा है तो ए और बी वेक्टर एक साइड में, सी वेक्टर दूसरी साइड में। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो इधर माइनस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, माइनस सी का मैग्नीट्यूड प्लस का सी का मैग्नीट्यूड ही होता है। दोनों तरफ स्क्वायर भी अभी कर देता हूँ मैं, तो दो तीन चीज़ें मैंने एक साथ ही कर दी, माइनस भी हटा दिया, मैग्नीट्यूड भी ले लिया, स्क्वायर भी कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला में ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और a डॉट बी को भी मैं यहीं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा और यहाँ पे सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 3 इंटू 5 30 कोस थीटा और 7 का स्क्वायर 49। इसको हम सोल्व करेंगे तो 30 कोस थीटा इक्वल्स टू 49 माइनस 34, 49 माइनस 34, ठीक है। 30 कोस थीटा इक्वल्स टू 15, कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2, कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो कोस थीटा अगर 1/2 है तो 1/2 कितना पे होता है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 या को साइन 30 भी होता है, साइन 30 लिखने की जरूरत नहीं है, या कोस π/3। तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री बोल दो चाहे π/3 बोल दो। तो ये अपना मेथड से भी करेंगे, तो मेथड से करेंगे तो हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड लग जाए, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच मालूम है तो ज़्यादा देर का क्वेश्चन है नहीं। तो वही बात है इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन ऑनलाइन आपको करवाया हुआ है, और लेकिन आप अगर क्वेश्चंस पे मेहनत करते हो तो वो क्वेश्चन है ना ज़्यादा देर टिकता नहीं है, मैंने तो ये चीज़ देखी है। और अगर आपने आधे क्वेश्चन पे मेहनत कर ली और आधों को आपने मेथड सोल्व कर लिया तो भी पेपर अच्छा जाता है। आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में जाके सोल्व करने की सोचते हो तो फिर वहाँ कई बार गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको नहीं पढ़ा हो तो हो सकता है छोड़ भी दो, आपका नहीं देखा तो आप इसको हो सकता है कि 3D का क्वेश्चन समझ लो कि भाई ये ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है और ये 3D का क्वेश्चन मान लो आप, ऐसा भी हो सकता है ऐसा, और आपका 2-3 बार पढ़ा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि ये टफ है, स्टूडेंट पे डिपेंड है, उसने कैसा पढ़ा उस हिसाब से डिपेंड करेगा। उसने 2-3 बार सोल्व किया तो ईजी है, और अगर उसने अप्रोच और साथ में ऐड कर दी तो बहुत ईजी है। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको मेथड से भी सोल्व करके बता रहा हूँ और आपको अप्रोच से भी बताऊंगा, तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है। तो क्वेश्चन ईजी होते हैं अगर आप उसको टाइम देते हो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ईजी होते हैं। क्वेश्चन का वो पहले जब मैं मानता था कि क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन देने का होता है क्या, मैंने जिस क्वेश्चन में भी अप्रोच किया उसको हमने टाइम दिया तो वो क्वेश्चन ईजी भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, देखो x दे रखा है तो x डॉट मतलब dx/dt की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। y डॉट कितना हो जाएगा, y डॉट हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम सब क्या कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा 60², ठीक है। अब कोई कहे कि इसको अगर मैं एक बार a1 मान लूँ, a1 बराबर 3 है और b1 बराबर 60 है और c1 बराबर 60²। तो अगर मैं रूट a1 स्क्वायर जो आगे फॉर्मूले में काम आएगा, मैं एक बार यहाँ अलग सोल्व कर देता हूँ, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर वो कितना होगा, वो होगा 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36t², इसका स्क्वायर करेंगे तो 36t⁴। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू, और ये है 6t² का स्क्वायर, 60²। तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² बन गया। अगर ऐसा बन गया तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3 प्लस 2t², क्या लिख दिया 3 प्लस 6t², 3 प्लस 6t² का होल स्क्वायर का रूट, और इसको और सोल्व कर लिया तो हो जाएगा 3 प्लस 6t²। ये अपना हमने जो वैल्यू सोल्व की उसकी वैल्यू आ गई। और अब अगर हम कोस थीटा फॉर्मूला लगाएं तो पहले दूसरी लाइन और लिख देते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन दे रखी है उसमें y बराबर 0 दे रखा है और साथ में x माइनस जेड बराबर 0 दे रखा है। तो y बराबर 0 दे रखा है और x माइनस जेड या जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स भी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। बात तो एक ही है, लेकिन इसको हम ले सकते हैं x बराबर जेड और इसको ले सकते हैं x/1 = z/1। और अगर y बराबर 0 को भी इसके अंदर एंट्री करानी है तो जिसके बराबर 0 होता है उसके बटे में 0 लिख के उसको लिख दो,
तो आगे भी लिख सकते थे, लेकिन हमें ऐसा आदत रखो कि पहले x का पद लिखो, फिर बाद में y का पद लिखो, फिर z का पद लिखो। हमारे पास जो a2 1 आ गया, b2 है वो 0 आ गया, और c2 कितना आ गया 1 आ गया। cos थीटा फॉर्मूला लगा देंगे, cos थीटा फॉर्मूला लगा दो भाई। तो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, रूट के अंदर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2। इस टाइप से इसको सोल्व। अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कैसे सोल्व करेंगे? तो आप जब a1 a2 सोल्व करोगे ना, तो a1 a2 का मतलब है, उसमें 3 आया था 3 इंटू वन, उसमें आया था 60 इंटू 0, फिर 60 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में ये जो रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमने सोल्व की तो 3 प्लस 60 स्क्वायर आ गया था, और इसकी वैल्यू और सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। अब न्यूमेरेटर है जो अंश है उसमें भी 3 प्लस 60 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर है उसमें भी 3 प्लस 60 स्क्वायर है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक √2 एक्स्ट्रा और बच जाएगा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है फाइनली कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है कोसाइन ऑफ एंगल, तो कोण की है वो कोज्या पूछा है। कोज्या का मतलब कोस लगा देंगे। ज्या पूछा है तो अगर कोज्या की जगह अगर ज्या पूछा होता तो साइन लगा देते, इस पर ज्या पूछा होता तो टेन लगा देते। ठीक है, इस टाइप से अपने को क्वेश्चन में जैसे देखा है वैसे अपने पूछ लिया। ये तो मेथड से। लेकिन अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और आप इसको थोड़ा फास्ट करना चाह रहे हो तो क्या देखा है, इसने कहा है किसी बिंदु पर, और अगर किसी बिंदु पर का है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, टी वेरिएबल है, और फॉर एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट की बात करें, इसका मतलब टी को मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में टी तो बचता ही नहीं है। आंसर में टी बचता ही नहीं है तो टी को आप कुछ भी ले सकते हो, टी को आप कुछ भी ले सकते हो। तो टी को मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए 0 ले लिया। अगर मैं टी को यहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो मेरे पास a1 b1 और c1 क्या जाते हैं 3,0,0। और जिसको ये बताया कि डायरेक्शन रेशियो को एंगल निकालते टाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो इसको लिखेगा 1,0,0, 3 से डिवाइड और कर देगा। अगर a1 b1 और c1 की वैल्यू 1,0,0 है तो सबको पता चल गया किसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, किसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो आप कहोगे ये तो x एक्सिस की दिक्कत है, x एक्सिस की दिक्कत बात है। क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन ये करे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेते हो और उसमें आप क्या कर रहे हो, ये एक्स एक्स, ठीक है, और ये मैंने एक बार ले लिया जेड एक्स। क्यों लिया जेड एक्स अभी देखते हैं। ये तो एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमें जो दूसरी लाइन दे रखी है वो दे रखी है y = 0, और y = 0 का मतलब 2 डायमेंशन में तो एक्स एक्स होता है, लेकिन 3 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स जेड प्लेन होता है, एक्स जेड समतल। और एक्स जेड समतल है तो मैंने पहले एक्स जेड प्लेन ले लिया ताकि इजीली डायग्राम दिख जाए। और फिर जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है जेड माइनस एक्स = 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और जेड बराबर है। इससे मैं कह सकता हूँ कि एक्स और जेड इक्वल है। तो अगर अब आपको एक्स जेड प्लेन में, अगर आपको एक्स जेड प्लेन में एक्स बराबर जेड दिखाना है तो आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और कोई कहे इसका एक्स एक्स के साथ एंगल कितना है तो आप ये भी बता सकते हो, ये π/4 इधर, इसके साथ भी π/4 ही रहेगा। तो अगर आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये एंगल π/4 है तो cos π/4 कितना होगा, cos π/4 होगा वो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करते हो तो 2 मिनट का क्वेश्चन आपके सामने 3 सेकंड नहीं रुकता। तो अगर आपके ढंग से मेहनत की है तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, 10 सेकंड के अंदर कर लोगे। ये मेहनत खुद को करनी पड़ती है, टीचर थोड़ा गाइड कर सकता है कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही रहता है, मैं क्लास में बच्चों को नए नए बताता रहता हूँ कि इस टाइप से ट्राई करो, इस टाइप से ट्राई करो। अब एक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से ट्राई कर लेता है, एक स्टूडेंट है वो बिल्कुल कम ट्राई कर पाता है। वो तो माइंड लेवल की बात हो गई, या फिर आप किसी चीज़ में कितना डीपली जाते हो, घर पे कितना टाइम मिल पाता है, उनकी बात हो गई। लेकिन क्वेश्चन है ना, आप अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और आपके साथ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं चाहते हो तो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो आप प्रैक्टिस करो और एक आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप 3 बार सोल्व करो तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन टाइम क्या रहेगा 2 मिनट से 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, इतना है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस के साथ साथ इसको समझ और लिया है कि ये कहना क्या चाह रहा है तो फिर ये क्वेश्चन आपके सामने 10 सेकंड में नहीं टिकेगा। फिर आप कहोगे पेपर इजी है, लोग कहेंगे पेपर हार्ड है, आप कहोगे पेपर इजी है। तो वो इसलिए हो जाता है कि कई बार तुम्हें पता ही नहीं पाता कि पेपर इजी है हार्ड है। तो टफ पेपर इस बेस में कहते हैं कि बच्चे ज्यादा क्या करें,
बच्चे ज्यादा टफ बता रहे तो टफ हो गया, बच्चे ज्यादा इजी बता रहे तो इजी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वक्र r बराबर a इंटू 1 माइनस cos थीटा की बिंदु a पाई बाई 2 पर वक्रता कितनी दे रखी है। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि पॉइंट पर वक्रता पूछी है, और वक्रता पूछी है, कर्वेचर पूछा है, न कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर फॉर द कर्व दिस। दूसरा चीज देखो भाई, अगर आपको दिख रहा है तो ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और अगर आप ढंग से सोल्व करोगे तो आपको ये भी नोटिस होगा, अब जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद में, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं सोल्व किया तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इसका मतलब इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है, कर्वेचर भी दे रखा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, कर्वेचर नहीं पढ़ा, तो आप इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को करके आ जाओगे। आपने ढंग से पढ़ लिया तो कर्वेचर का आंसर टिक। आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बाई चांस आपसे क्या छूट गया, 2 छूट गया, बाई चांस आपसे 2 छूट गया, तो फिर आप क्या करोगे, ये लिखोगे, और अगर उल्टा लिखोगे तो ये लिखोगे। एग्जामिनर ने ऑप्शन है ना शानदार बनाया, वो मैंने मेरे किसी कर्वेचर के लेक्चर में कम से कम 20 बार कहा है कि पढ़ना भाई कर्वेचर और रेडियस कर्वेचर, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतनी बार कहा है। अगर आप उसको पूरे वीडियो को देखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2 वीडियो, उनमें मैंने बार बार कहा है कि एग्जाम में आपको कर्वेचर और रेडियस कर्वेचर ढंग से पढ़ना है कि पूछा क्या है। आप इतनी मेहनत करके जाते हो और लास्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर पे टिक मार करके आओगे तो फिर वो तो गलती हो है। अब इन दोनों क्वेश्चनों में क्या है, अगर मान लो मैं होता और मुझे तुक्का माना होता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो जिसमें यहाँ ए ऊपर आ गया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिनमें ए नीचे आ गया वो कर्वेचर, तो या तो मैं थर्ड पे तुक्का मारता या फोर्थ पे तुक्का मारता। अब थर्ड और फोर्थ में तुक्का मारते तो कौन सा सही जाता। अब इसमें क्या कोई सिमेट्री मेट्री नहीं है, तो एक बाई लक पे डिपेंड होता है कि आप तीसरे ऑप्शन को ज्यादा चूज करते हो या फोर्थ ऑप्शन को। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन को ज्यादा चूज करते हो तो आपका इक्वेशन करेक्ट हो जाता, फोर्थ को चूज करते हो तो इक्वेशन आपका इनकरेक्ट हो जाता। तो डिपेंड करता है कि आप क्या नोट करके जाते हो और कितना आप पढ़ के जाते हो। तो अगर वक्रता पूछ रहा है तो इसका मतलब आपका जो ए है वो इनवर्स में प्राप्त होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं, किस टाइप से करना चाहिए। तो सबसे पहले वक्रता कर्वेचर का जो फॉर्मूला है 1/ρ = 2, तो यहाँ पे r² + 2 मैं सीधा ही कर्वेचर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2dr/d² माइनस r d2r/d²। ठीक है, अपॉन में रूट के अंदर r² + dr/d²। कितने बच्चे हैं जो कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ के आ गए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला याद नहीं था। तो यहाँ जरूरत है कुछ याददाश्त की भी। आप कितना प्रॉपर रिवीजन करते हो, किस टाइप से पढ़ के जाते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप उसमें एग्जाम में जाइए अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब हमारे पास 3 चीजें हैं, देखो ये आर है, अगर ये आर है तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, इस आर से मैं एक तो डी आर और डी थीटा लिख सकता हूँ। तो डी आर और डी थीटा कितना आएगा, ए इंटू 0 माइनस साइन कोस थीटा का, अगर डिफरेंस करोगे तो माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस पहले से है तो प्लस का साइन थीटा, यानी कितना जाएगा ए साइन थीटा। और सेकंड डेरिवेटिव लिखोगे तो सेकंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो ये जो है ये जाएगा ए कोस। अब इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है इन्होंने पॉइंट दे दिया, वरना ये क्वेश्चन सोल्व करने में पसीने आ जाते। ठीक है, हमेशा। तो ये थीटा अगर π/2 दे दिया तो इसका मतलब ये मान लो कि एग्जामिनर चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को करके आओ। अब थीटा बराबर π/2 पर अगर आप r की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले तो अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो r तो हो जाएगा a। इस पे भी अगर आप वैल्यू निकालोगे dr/d की, थीटा = π/2 पे, तो π/2 रखने पर sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 को मल्टीप्लाई करने पर ये रहेगा। और ये अगर थीटा = π/2 पर ये वैल्यू भी निकालोगे सेकंड डेरिवेटिव वाली, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आपको वैल्यू जी मिल गई, ए मिल गया, ए मिल गया और 0 मिल गया। ए मिल गया तो वक्रता बराबर कर्वेचर = a का स्क्वायर प्लस 2a², ये 0 होने के कारण 0 हो गया, और यहाँ पे a² + a² की पावर 3/2। अब यहाँ पे हो गया 3a², और यहाँ हो गया a² और a² 2a² की पावर 3/2। और इस चीज को आप अगर और इजी वे में सोल्व करोगे तो ये हो गया 3a² हुई 3a², और इसको a2 के लिखो तो 2√2, और यहाँ पे a की पावर आ जाएगा 3। इन सबको सोल्व करने पर एक a की पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो अपना आंसर आएगा 3/2√2a, 3/2√2। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा, इसको पहले थोड़ा सा और मैं सोल्व कर देता हूँ। तो 3/2√2a आएगा,
और √2 नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे मैंने √2 सिंप्लीफाई कर दिया। नीचे √2 सिंप्लीफाई करें तो √2 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू √2 और 2 इंटू 2 ए, और इसको लिख दिया 3√2/4। ये अपना आंसर। तो कोई कहेगा कैसा क्वेश्चन था, तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था। क्यों टफ था? क्योंकि कईयों को तो फॉर्मूला याद नहीं था, कईयों को लगा कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कईयों को लगा कि हो सकता है कि कर्वेचर की बजाय रेडियस ऑफ कर्वेचर कर दिया हो, तो मिस्टेक होने के चांस भी हैं। तो इसलिए क्वेश्चन इतना ईजी नहीं था, क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में कहेंगे। आप जितनी मेहनत करोगे आपको पेपर उतना ईजी लगेगा, जितनी कम मेहनत करोगे पेपर उतना ही टफ लगेगा। धन्यवाद।